हम इसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर पढ़ाने से पहले मेरा एक सुझाव है कि मेरा फेजर एंड फेजर डायग्राम तथा बेसिक ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा सुझाव होगा कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के सभी पार्ट को समझने में आपको आसानी होगी। अब हम अपने सब्जेक्ट पा रहे हैं, यह है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ये देखा जाए, ये जो है ये सर्किट है जिसमें कि कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है और इसको अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF से इसको जोड़ दिया गया है और यह सोर्स का जो EMF का वैल्यू जो है E = E नोट साइन ओमेगा टी ये हुआ। अब इसमें जो है ये सोर्स से जोड़ने के बाद ये कैपेसिटर में क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से जो है इसमें अल्टरनेटिंग करंट क्रिएट होता है, जिससे जो है इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस कैपेसिटर्स में जो है कि में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से हुआ, तो इस वोल्टेज की वजह से हुआ। और इसमें जो है इसका हमने ब्रीफ में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, आप इसको हम थोड़ा बोल देते हैं। Let a pure capacitor of capacitance C be connected to the source of alternating EMF E. The value of E is given by E = E naught sin omega t. Due to continuous charging and discharging of the capacitor plates, a continuous but alternating current exists in the circuit. According to Kirchhoff's loop rule, applied EMF is equal to PD across the capacitor plates V. Capacitor plates और इस वैल्यू को हम V मान लिया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैपेसिटर प्लेट्स के मतलब अक्रॉस जो हुआ ये भी हुआ। ये क्यों हुआ, ये अप्लाइड EMF की वजह से हुआ। यहाँ अभी सर्किट में बताया कि ये जो अप्लाइड EMF थी इसके वजह से जो है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और उस पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है यहाँ लिख दिया है कि PD अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स V एंड अप्लाइड EMF = और ये देख रहे हैं कि अप्लाइड EMF जो है जो मैंने सोर्स का जो वोल्टेज है कितना E नोट साइन ओमेगा टी। तो और यहाँ PD अक्रॉस जो कैपेसिटर है कैपेसिटर प्लेट जो है इसको V मान लिया, तो इस इक्वेशन को हम 2 लेते हैं। और अब जो है ये हम जानते हैं कि वी नो दैट कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q चार्ज ऑफ द प्लेट है और C जो है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर हुआ, तो ये C = क्या होता है Q/V, इसलिए Q = क्या होगा CV। ये Q जो है ये चार्ज है और ये क्या हुआ C × V यानी कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये इक्वेशन को 3 मान लिया। ये जो इक्वेशन है 2 यानी V = E नोट साइन ओमेगा टी, इस V के वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी लिख भी दिया है यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 एंड वी गेट Q = CE नोट साइन ओमेगा टी। मैंने यहाँ जो है सो V के वैल्यू हम इतना V की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये चार्ज का वैल्यू CE नोट साइन ओमेगा टी हुआ। इस इक्वेशन को 4 मान लिया। और आप जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, और इस चार्ज को अगर हम ये जो है सो मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा dQ/dt। तो ये जो है करंट एट एनी इंस्टेंट इज ये हुआ I = dQ/dt और d/dt और Q का वैल्यू यहाँ हम बैठा देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो Q = CE नोट साइन ओमेगा टी। और C नोट जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं C और E नोट को, और ये हुआ d sin ओमेगा t/dt और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया d sin ओमेगा t जो फंक्शन ऑफ d ओमेगा t एंड d ओमेगा t जो फंक्शन ऑफ t, और d sin ओमेगा t/d ओमेगा t ये क्या हुआ cos ओमेगा t, ओमेगा बाहर हो गया और ये लिखते हैं ओमेगा C E नोट = sin ओमेगा t + π/2 और ये करंट का इक्वेशन है। तो ये वैल्यू को जो है सो हम I नोट सपोज कर लेते हैं, यहाँ लिखे I = I नोट sin ओमेगा t + π/2 वेयर I नोट = ओमेगा C E नोट, I नोट = क्या ओमेगा C E नोट, और इसको हम यहाँ थोड़ा अरेंज करके लिख दिए कि I नोट जो है इसी इक्वेशन को इस तरफ बजाया कि E नोट = 1/ωc। और इस इक्वेशन का जो है सो आगे इम्पॉर्टेंस है, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने में इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, इसलिए यहाँ इक्वेशन इसको 6 मान लिया कि I नोट = E नोट बाय 1/ωc। और मेरा जो है 2 महत्वपूर्ण इक्वेशन हुआ, एक इक्वेशन 5 और एक इक्वेशन जो 1 जो था, जो शुरू में जो लिखा था, ये इक्वेशन E = E नोट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो है अभी जो निकाला ये करंट का इक्वेशन है। वोल्टेज और करंट की इक्वेशन
हालांकि इस इक्वेशन को यहाँ मैंने फिर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इसकी ज़रूरत है। अब हमको करंट और वोल्टेज के बीच में जो है सो फेज रिलेशनशिप को क्लियर करना है। इसके लिए जो है सो हम थोड़ा ग्राफ के बारे में जो है इसका ये कर्व है इसके नेचर को थोड़ा बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको और डिटेल्स में समझाएंगे कि ये कैसे हुआ। ये देखा जाए, ये जो दो इक्वेशन आपके पास अभी निकाला E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी और दूसरा इक्वेशन निकाला I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये वोल्टेज का इक्वेशन है, ये करंट का इक्वेशन है। वोल्टेज और करंट दोनों को जो है सो ये y एक्सिस पर ले लिया गया है और x एक्सिस पर जो है सो ओमेगा टी है। ये जो कर्व का नेचर है, इसको जो ग्रीन कलर जो है ये वोल्टेज को शो करता है, यहाँ लिख दिया E को से डिनोट करता है, और ये कर्व जो है रेड कलर का जो है ये करंट को शो करता है। इसमें देखना है कि ये वोल्टेज और करंट के कर्व में क्या रिलेशन है और क्या उसमें है, उसी को हम यहाँ समझा रहे हैं। तो अगर इसको हम गौर करें तो ये ओमेगा टी को ले लिए हैं एक्स एक्सिस पर और ई और आई को ले लिए वाई एक्सिस पर। अब यहाँ देखते हैं, अगर ओमेगा टी का वैल्यू हम जीरो कर देते हैं, यानी इस पॉइंट पर हम रहते हैं ओ पॉइंट पर, तो यहाँ देखते हैं कि करंट का वैल्यू कितना आई नोट है और वोल्टेज का वैल्यू जीरो है। फिर इस पॉइंट पर देखते हैं कि करंट का वैल्यू जो है सो जीरो हो जाता है यानी पाई बाई 2 पर, और वोल्टेज का वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाता है, ई नोट हो जाता है। फिर इस पॉइंट पर देखते हैं पाई पर, तो वोल्टेज का वैल्यू जीरो हो जाता है और करंट का वैल्यू जो है सो मिनिमा हो जाता है, माइनस आई जीरो होगा। फिर यहाँ देखते हैं 3 पाई बाई 2 पर, करंट का वैल्यू जो है यहाँ जीरो हो गया और वोल्टेज का वैल्यू जो है सो क्या हुआ, मिनिमा हो गया। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको हम जो है सो इसको प्रूव भी करना चाहते हैं, और दोनों मैंने मैथमेटिकली भी और ग्राफ से दोनों वैसे हम अभी शो करेंगे। अभी इसमें जो ये इक्वेशन लिखा है नंबर 5 I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और दूसरा इक्वेशन E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का इक्वेशन है, ये करंट का इक्वेशन है। अब यहाँ लिखते हैं केस 1 इफ ओमेगा टी इक्वल टू जीरो, ओमेगा टी का वैल्यू जीरो करेंगे तो समीकरण 1 जो है इसका फॉर्म क्या होगा, ओमेगा टी को जीरो करेंगे तो साइन जीरो जीरो और जीरो को ई जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया, यानी वोल्टेज का वैल्यू क्या हुआ, हमको जीरो हो गया। अब इस ओमेगा टी इक्वल टू जीरो को हम इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ओमेगा टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये साइन पाई बाई 2 हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू आप 1 जानते हैं, इसलिए ये जो है I इक्वल टू आई नोट हो गया। यानी ओमेगा टी का वैल्यू जो जीरो होता है तो वोल्टेज का वैल्यू जीरो और करंट का वैल्यू क्या हुआ, मैक्सिमम आई नोट हुआ। अब ये तो मैथमेटिकली देखिए, अब आप ग्राफ पर भी देखिए कि ओ पर जो है, यानी मैंने यहाँ ओ पॉइंट पर यहाँ देखते हैं करंट का वैल्यू आई प्लस है, माना प्लस आई नोट है, और वोल्टेज का वैल्यू कितना है, जीरो है। अब हम ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2 पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। इसमें देखा जाए, अगर ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ हम पाई बाई 2 देते हैं, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 हो जाता है और ई इक्वल टू ई नोट हो जाएगा, तो ई इक्वल टू ई नोट हुआ। और ओमेगा टी का मान पाई बाई 2 अगर इस इक्वेशन में डालते हैं तो ये तो पाई बाई 2 पहले से है, ये पाई बाई 2 जुट गया तो ये पाई हो गया, और साइन पाई का मान जानते हैं जीरो होता है, तो जीरो को आई नोट से गुना कर देंगे तो ये भी जीरो होगा, यानी करंट का वैल्यू क्या हो गया, हमको जीरो हो गया। यहाँ इसको प्रूव किया कि आई इक्वल टू आई नोट साइन पाई जीरो, यानी आई इक्वल टू जीरो। यानी ओमेगा टी पर देखते हैं वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम होता है, करंट का वैल्यू जीरो होता है। अब हम इसको ग्राफ पर फिर दिखा रहे हैं, देखा जाए यहाँ ग्राफ पर देखते हैं कि करंट का वैल्यू जीरो है और वोल्टेज का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम है, जो भी निकाला। अब हम पाई पर डिस्कस कर रहे हैं। इफ ओमेगा टी इक्वल टू पाई, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये जो है पाई देंगे तो साइन पाई जीरो हो जाएगा, ओमेगा टी साइन पाई जीरो और जीरो को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये ई इक्वल टू जीरो हो गया। और पाई का वैल्यू अगर हम ये करंट वाले इक्वेशन में डालते हैं तो यहाँ पाई है, अब पाई बाई 2 पहले से है, ये 3 पाई बाई 2 हुआ, और साइन 3 पाई बाई 2 का मान -1 होता है, तो आई इक्वल टू माइनस आई नोट हो जाएगा। एंड इस कंडीशन में जो है केस 3 में आई का वैल्यू माइनस आई नोट हुआ। तो ये देखें कि ई का वैल्यू ई वैल्यू जो है जीरो हो जाता है और करंट का वैल्यू आई माइनस आई जीरो हो जाता है। तो यहाँ ओमेगा टी पाई पर है तो देखिए करंट का वैल्यू यहाँ माइनस आई नोट है, और यहाँ जो है सो ये पाई पर ये वोल्टेज का वैल्यू जीरो है, पाई पर वोल्टेज का वैल्यू जीरो और करंट का वैल्यू देखिए इस जगह जो है सो इस पाई पर माइनस आई नोट, ये हुआ, ये नेगेटिव वैल्यू हुआ इसका करंट का। अब हम 3 पाई बाई 2 पर आ रहे हैं, ओमेगा टी का वैल्यू 3 पाई बाई 2 है, तो यहाँ हम अगर ई नोट में हम इसका वैल्यू डालते हैं तो ई नोट साइन 3 पाई बाई 2 है, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, तो माइनस ये माइनस ई इक्वल टू माइनस ई जीरो हुआ, यानी ई का वैल्यू माइनस ई जीरो हुआ। और
इस इक्वेशन में जो है सो अगर हम 3π/2 डालते हैं, π/2 तो पहले से है, 3π/2 दिए तो 2π हो गया, असाइन 2π 0, और 0 को I0 से गुना किया, I0 तो ये 0 हो गया, तो करंट का वैल्यू इस वक्त क्या हो जाता है, 3π/2 पर करंट का वैल्यू हो गया I0 sin 2π यानी 0। यानी देखते हैं अगर ओमेगा टी का मान 3π/2 है तो वोल्टेज का वैल्यू क्या हो गया, -E0 हुआ और करंट का वैल्यू 0 हुआ। अब ग्राफिकली भी देखा जाए, यहाँ देखते हैं कि ओमेगा टी का वैल्यू जो 3π/2 है तो करंट का वैल्यू कितना है, 0, और वोल्टेज का वैल्यू जो है कितना है, -E0 है, यानी ये जो हुआ तो मतलब मिनिमा हुआ यह। तो इस तरह से देख रहे हैं इस कर्व में कि मन हर पॉइंट पर यानी 0 पर, π/2 पर, पाई पर, 3π/2 पर, 2π, हर एक पर जो है सो आप करंट और वोल्टेज का जो है सो ये रिलेशन देख सकते हैं, इक्वेशन से भी और कर्व से भी देख रहे हैं। तो इसको देखने से क्या स्पष्ट हो रहा है कि मन वोल्टेज जो है सो मन वोल्टेज पीछे है और करंट आगे है, यानी करंट लीड्स द वोल्टेज या वोल्टेज लैग्स द करंट, ये हुआ। इसको जो है सो मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5, ये बात जो है सो हम कहाँ से देखें, इक्वेशन 1 जो था कहाँ, E=E0 sin ओमेगा टी, इक्वेशन 5 क्या है, I इतना, ये दोनों इक्वेशन से और कर्व से, यानी इस कर्व से जो है तो ये देखते हैं क्या, वही लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5 एंड ऑल्सो फ्रॉम ग्राफ इन फिगर 2 दैट द करंट लीड्स द वोल्टेज और वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट इन फेज π/2। और इससे जो है सो करंट जो है यानी मैंने लीड कर रहा है वोल्टेज से, और इसको ये नेचर को हर जगह ये लीड कर रहा है, इस चीज़ को यहाँ दिखाया, या वोल्टेज कर रहे हैं लैग कर रहा है। तो ये फेज रिलेशनशिप के बारे में बताया, ये मैथमेटिकली भी डिस्कस किया और ग्राफिकली भी डिस्कस किया। अब हम आ रहे हैं फेजर डायग्राम पर। ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसका नाम है फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम क्या है, आपको दो इक्वेशन अभी मिला है, E=E0 sin ओमेगा टी, इसको कहते हैं वोल्टेज का इक्वेशन है, I=I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2, ये हुआ करंट का इक्वेशन। इसी दोनों इक्वेशन से ही जो है हमको फेजर डायग्राम का डिस्कशन करना है। ये देखा जाए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो है करंट का जो है यानी E=E0 है, तो E0 को क्या कहते हैं, इसका फेजर हुआ, वोल्टेज का फेजर क्या हुआ, E0 हुआ, और इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हुआ, E जो है, ये जो डॉटेड लाइन से जो ये जो वाई एक्सिस पर जो पोजीशन O से लेकर के यहाँ तक का जो पोजीशन है, इसको हम E कह रहे हैं, और ये पोजीशन को कर रहे हैं कितना, E0। और ये ओमेगा टी जो है, E0 जो है एक्स एक्सिस से जो है कितना ओमेगा टी एंगल बना रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर जो है ये देखिए कि इस इक्वेशन में I=I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2 है, यानी करंट और वोल्टेज के बीच का जो है ये कितना का फेज डिफरेंस है, π/2 का। तो वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर दोनों मिलकर कितना बना रहा है, π/2 एंगल बना रहा है। तो ये जो है सो इसमें ये दिखाया, मैंने ये वोल्टेज का फेजर हुआ और ये करंट फेजर हुआ, और ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुआ इसका, और इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो हुआ। अगर इसको जो है हम थोड़ा और क्लियर करने के लिए मतलब एक फिगर बनाए ताकि आपको और अच्छा सा समझ में आवे। ये देखा जाए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से E0 जो है यानी इसको हम OA को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और E0 जो है ओमेगा टी एंगल बना रहा है। अगर एक जो है सो हम इसी OA का पैरेलल यहाँ BC खींच दिया और ये लाइन को बनाया, तो ये कह रहे हैं OA पैरेलल है CB का और OB लाइन मिल रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल इस अल्टरनेट एंगल के बराबर हो जाएगा। तो OCB ट्रायंगल में कह सकते हैं, इन ट्रायंगल OCB sin ओमेगा टी को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर OC है और OB है कितना, ये हाइपोटेनियस, तो OC इक्वल टू हो गया OB sin ओमेगा टी। और OB का वैल्यू तो यहाँ E0 है, ये तो ऑलरेडी यहाँ E0 यहाँ पर है, तो इसको जो है सो इसका वैल्यू मैंने डाल दिया, तो OC इक्वल टू क्या हुआ, E0 sin ओमेगा टी। और OC कौन सी है, ये OC जो है सो ये E को शो करता है, E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। और ये जो O जो है OC, ये वाई एक्सिस की ओर है, OA जो है सो एक्स एक्सिस की ओर है। तो OC का वैल्यू जो है अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो मैंने ग्रीन कलर का जो यहाँ से लेकर के ये जो लाइन हुआ, इसी को हम OC कहेंगे, और ये एक तरह का ये क्या दिया, ये वोल्टेज का जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया। उसी तरह से इस फेजर का जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये हुआ, इस फेजर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है इतना हुआ, इसको भी जो है सो हम I0 sin ओमेगा टी के रूप में इसे इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख भी दिया है, हेयर इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड E0 इज द मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरह से करंट का I इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब जो है इस फेजर डायग्राम का जो है थोड़ा हमने डिस्क्रिप्शन भी कर दिया है कि फिगर 3 रिप्रेजेंट द फेजर डायग्राम फॉर ए कैपेसिटिव AC सर्किट। द फेजर ऑफ E मेक्स एन एंगल ओमेगा टी विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी फेजर ऑफ E, यहाँ जो फेजर ऑफ E जो है
मेक्स एन एंगल ओमेगा टी विथ एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये लिखा लाइन। फिर यहाँ जो है सो ये लिख दिया, सिंस द करंट लीड्स द वोल्टेज इन फेज पाई बाय 2, आप ये भी जस्ट अभी प्रूफ किया है कि करंट जो है वो करंट लीड करता है वोल्टेज से पाई बाय 2 से, हेंस द फेजर ऑफ करंट आई मेक्स एन एंगल पाई बाय 2 विद द फेजर ऑफ ई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी फेजर किसका, इसका फेजर जो है यानी मतलब ये वोल्टेज का फेजर जो है करंट की फेजर से जो है पाई बाय 2 से ये जो है सो ये मतलब इतना एंगल बना रहा है। ये फेजर डायग्राम का भी मैंने डिस्कशन किया। अब इसके बाद जो है मेरा एक चीज़ है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में मैंने यहाँ चर्चा किया था, इक्वेशन 6 यहाँ बताई थी कि इसका यूज करेंगे। ये आई नोट इक्वल टू ई नोट बाय 1 बाय ओमेगा सी, ये जो है इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने में। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये देखा जाए, लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 6 आई नोट इक्वल टू ई नोट बाय 1 बाय ओमेगा सी। तो इसको हम ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ई नोट इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी इंटू आई नोट। अब ये जो देखिए डीसी सर्किट में आप जानते हैं कि कोई रेजिस्टर है और जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई फ्लो करती है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई है। तो ओम्स लॉ में जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट का प्रोपोर्शन होता है और समान, और इसको जो है प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाकर इक्वालिटी की चिन्ह कांस्टेंट देते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी आप ओम्स लॉ में जानते हैं कि ई इक्वल टू आर इंटू आई, वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस टू करंट होता है ये डीसी सर्किट में। तो इस इक्वेशन का तुलना जो है हम यहाँ से कर रहे हैं, ई नोट की तुलना हम ई से कर रहे हैं, आई नोट की तुलना हम आई से कर रहे हैं। तो 1 बाय ओमेगा सी का तुलना किससे होगा, आर से होगा। तो हम कह सकते हैं हियर 1 बाय ओमेगा सी इज वेरी एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस इन डीसी सर्किट। ये डीसी सर्किट की बात है, कहेंगे 1 बाय ओमेगा सी इज वेरी एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस इन डीसी सर्किट एंड दिस टर्म यानी 1 बाय ओमेगा सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज वेरी माने सिमिलर टू रेजिस्टेंस, यहाँ लैंग्वेज में भी लिख दिया हियर 1 बाय ओमेगा सी इज वेरी एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस इन डीसी सर्किट एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इज डिनोटेड बाय XC। और XC का वैल्यू कितना हो गया, अभी जस्ट पढ़ाया तो 1 बाय ओमेगा सी, और 1 बाय ओमेगा सी का नाम मैंने XC रख लिया। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, C डिनोट कैपेसिटिव, X डिनोट कैपेसिटेंस, सॉरी रिएक्टेंस। तो ये हुआ कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसका वैल्यू क्या हुआ 1 बाय ओमेगा सी। और ये ओमेगा का वैल्यू आप जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, ये टाइम पीरियड है। और 1 बाय टी को हम F लिखते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये F फ्रीक्वेंसी है। तो 1 बाय टी की जगह हम F दे देंगे, 1 बाय F दे देंगे, 1 बाय टी की जगह F डाल देते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F हुआ। तो इस ओमेगा का वैल्यू लिख दिया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, और C तो ये कैपेसिटेंस है कंडेंसर का, तो इसके वैल्यू में दिया। यानी XC का फार्मूला क्या हो गया 1 बाय 2 पाई स्मॉल FC। और इसका जो है यूनिट जो है, चूँकि अभी जस्ट बताया है कि ये रेजिस्टेंस का 1 बाय ओमेगा सी जे एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इसीलिए इसका जो है सो यूनिट जो होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का उसका भी ओम होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ओम एंड डिनोटेड बाय ओम ऐसे। एंड फॉर AC XC इक्वल टू क्या होता है 1 बाय 2 पाई सी F। अभी जस्ट ये फार्मूला 1 बाय 2 पाई सी को इधर कर दिया तो F ये हो गया। और ये कर रहे हैं 1 बाय 2 पाई सी कॉन्स्टेंट है, तो ये कांस्टेंट को हटा देंगे तो ये चेंज जो है XC जो है इसका क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, XC जो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय F, यानी XC जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F। और डीसी सर्किट में क्या होता है कि F का वैल्यू 0 होता है, इसलिए XC क्या होगा इन्फिनाइट होगा। तो हेंस द कैपेसिटर अलाउज AC टू फ्लो थ्रू इट बट ऑफर्स इन्फिनाइट रेजिस्टेंस टू फ्लो DC, दैट इज ए कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। अब दूसरा बात यह है कि वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस विद फ्रीक्वेंसी, अभी जस्ट ये फार्मूला पढ़ाया कि XC इक्वल टू होता है 1 बाय 2 पाई C 1 बाय F। ये कांस्टेंट है तो XC क्या होगा इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा F का। इसका कर्व का नेचर भी दिखाया, XC इक्वल टू XC और F के बीच में कर्व खींचते हैं तो इसका नेचर ये जो है ये नेचर हो जाता है। तो XC इक्वल टू लिख दिया 1 बाय 2 पाई FC यानी 1 बाय F। सो XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल F एंड हैज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरीज इन्वर्सली with frequency। as frequency increases XC, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर F जो है इंक्रीज मैंने XC क्या होगा, एज F इंक्रीजेज XC डिक्रीजेज एज शॉन इन फिगर। ये फिगर में दिखाया कि अगर F बढ़ेगा तो XC घटेगा, और ये जो है सो इसके बारे में समझाया। अब हम NCERT बुक का एक प्रॉब्लम है इसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर, उसको भी जो है सो हम अभी बता रहे हैं। ये एग्जाम्पल 7.4 है, NCERT बुक का है 7.4। इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ देते हैं। यह है ए 15 माइक्रोफारड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्स
Find the capacitive reactance and current RMS and peak in the circuit. If the frequency is double, what happens to the capacitive reactance and the current? अब ये देखा जाए, C का वैल्यू जो है यहाँ क्या है 15 माइक्रोफाराड है। माइक्रोफाराड को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फाराड में कन्वर्ट हो गया। और ERMS जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 220 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज है। XC क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और जो डिमांड है, और IRMS भी जो है हमको मांग रहा है और I नोट भी मांग रहा है। तो यहाँ जो है सो यहाँ लिख देते हैं I नोट, ये भी जो है डिमांड का है। अब इसमें जो है सो इसको देखा जाए, ये XC इक्वल टू अभी तुरंत फार्मूला पढ़ाया 1/2πfc होता है, तो 2π दे दिए। F का वैल्यू यहाँ 50 हर्ट्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है और C का वैल्यू 15 × 10⁻⁶ दिया और इसको जो है सो मतलब मल्टीप्लाई किया और करने के बाद XC का वैल्यू हमको 212 ओम निकला। और IRMS क्या होता है ERMS/XC, यानी वोल्टेज को कैपेसिटेंस से जो है सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो ये RMS करंट हुआ। तो 220 बाय ये जो है 212 आपको ये डिवाइड किया तो इतना रिजल्ट आया और IRMS का वैल्यू हुआ 1.04, इसको लगभग 1.04 एम्पियर हुआ। और आप जानते हैं कि IRMS ही होता है यानी रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होता है पीक करंट बाय √2, सो पीक करंट इक्वल टू IRMS इंटू √2 और ये इसका वैल्यू कितना है 1.04 और √2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.47 एम्पियर हुआ। कौन पीक करंट, हमको क्वेश्चन में पीक करंट भी मांग रहा है। ये कहा कि find the capacitive reactance and current RMS and peak both in the circuit. If the frequency is double, what happens the capacitive reactance of the circuit? ये तो निकाल दिया, पीक करंट भी निकाल दिए, ये भी। अच्छा एक बात और भी, the current oscillates between +1.47A -1.7। ये AC में जानते हैं कि एक बार पॉजिटिव होगा एक पीक तो फिर नेगेटिव होगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों पीक का। एंड इज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय π/2 और कैपेसिटिव से में जानते हैं कि इसमें जो है सो करंट जो है ये जो है सो वोल्टेज से π/2 से क्या होता है आगे रहता है। अब ये जो एक क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है इसमें है इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपेंस द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ सर्किट। इसमें ये लिख दिया है कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ। व्हाई हाफ? आपने अभी ये कर्व भी देखा है कि या फार्मूला से कि x अगर ये डिनोमिनेटर में है इसका वैल्यू बढ़ेगा तो ये क्या होगा ये घटेगा, तो ये कह रहे हैं। तो इसलिए करके ये बताया कि if the frequency is double the capacitive reactance is half, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ होगा तो करंट क्या होगा डबल हो जाएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन को मैंने समाप्त किया। हम आज इस लेक्चर को यही क्लोज कर रहे हैं।